आज मैं आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी अर्थात शैवालों के आर्थिक महत्व के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको सरल से सरल तरीके में इन आर्थिक महत्वों को बताऊंगा, जिससे आप सरल तरीके से इनको बड़ा से बड़े करके लिख सकें और आपको परीक्षा में पूरे अंक मिले। सभी चीज़ शैवालों के बारे में पुस्तक में तो है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें अपने मन से भी लिखनी होगी, जिनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पूरे दुनिया भर में लगभग 30,000 से 1 मिलियन अर्थात 10 लाख तक शैवालों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। अलग अलग प्रजातियां मतलब अलग अलग प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। ये सभी शैवाल अलग अलग क्षेत्रों में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। इन शैवालों के जो आर्थिक महत्व है उनको हम 2 भागों में डिस्कस करेंगे। पहला है ये लाभदायक महत्व और दूसरा है हानिकारक महत्व। शैवाल लाभदायक भी हो सकते हैं और वो हानिकारक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाभदायक महत्व। तो देखिए, इसमें पहला है शैवाल भोजन के रूप में। तो विभिन्न प्रकार के शैवालों का हम भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। शैवालों के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम और इसी प्रकार के विभिन्न तत्व पाए जाते हैं। इसके कारण हम इन शैवालों को अपने पोषक तत्व के रूप में उपयोग कर सकते हैं और ये शैवाल आसानी से मिल जाते हैं। इस कारण जो समुद्री आवास हैं वहाँ पर हम इन शैवालों का भोज्य पदार्थ के रूप में इजीली उपयोग कर सकते हैं। हम लोग को यहाँ पे 2 कंट्रीज़ का नाम याद रखना होगा। पहला है जापान एंड दूसरा है चीन। ये मुख्य 2 देश हैं जिनमें शैवालों का भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ विभिन्न प्रकार के शैवाल और उनको किस टाइप से भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ये पूरा दिया है। तो मैं आपको यह ज़रूरी नहीं है कि आप इन सब को लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। आप कुछ इम्पोर्टेंट को लिख लेंगे तो भी आपको नंबर मिल सकता है। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स को बताने वाला हूँ जो आपके लिए ईजी भी पड़ेगा, जिसको आप आसानी से लिख भी सकते हैं। तो पहला है लैमिनेरिया जैपोनिका। इस लैमिनेरिया जैपोनिका का उपयोग जापान में प्रतिष्ठित भोजन के रूप में किया जाता है। इसका नाम आप याद रखेंगे, यह इम्पॉर्टेंट है। और इसका नाम आप क्यों इजीली याद कर सकते हैं ये बताने वाला हूँ। क्योंकि ये शैवाल की प्रजाति है लैमिनेरिया। इसका नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे फियोफाइसी तो उसमें उसका मुख्य प्रजाति है ये क्या, लैमिनेरिया। तो देखिए, लैमिनेरिया जैपोनिका जापान में प्रतिष्ठित भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा आप लिखेंगे कोम्बा। कोम्बा एक प्रकार की सब्जी है जो कि जापान में लैमिनेरिया, अलेरिया और आर्थ्रोवेसम इन सब नामक शैवालों से मिलकर बनाई जाती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोम्बा नामक सब्जी जापान में, लैमिनेरिया और एक और लिख सकते हैं आप सारगामस। लैमिनेरिया और सारगामस नामक शैवालों से मिलकर ये जो कोम्बा नामक सब्जी है वो बनाई जाती है। तीसरा इसी में आप लिखेंगे सारगामस एनर्वी। ये सब इम्पॉर्टेंट एल्गीस हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। सारगामस एनर्वी, जो ये सारगामस एनर्वी है, इसे भी रुचिकर भोजन के रूप में जापान में यूज़ किया जाता है। इसी में चौथा है आपका पोरफाइरा टेनेरा। ये पोरफाइरा टेनेरा है। ये जो प्रजाति है शैवाल की, ये भारतवर्ष में सबसे अधिक पाई जाती है और भारतवर्ष में इसका उपयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए मैं बताने वाला हूँ। जो है ये पोरफाइरा टेनेरा, इसमें आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के थायराइड ग्रंथि है, जो थायराइड ग्रंथि है उनसे थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्राव को यह उत्प्रेरित करता है।
थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, जिससे हमारे शरीर में घेंघा नामक रोग उत्पन्न होने की संभावना खत्म हो जाती है। घेंघा रोग इससे उत्पन्न नहीं होता, मतलब घेंघा रोग से बचाव के लिए यह जो पोरफायरा टेनेरा है उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद और है एक शैवाल क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल यह भी एक बहुत विशिष्ट शैवाल है। यह क्लोरेला शैवाल है, यह प्रोटीन से भरपूर होता है। प्रोटीन से भरपूर होता है। इस क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रोटीन मिलता है। ये जो क्लोरेलिन नामक प्रोटीन है, इसमें लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 30% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इस तरह मैंने आपको बताया कि शैवालों का भोजन के रूप में उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं इसका लाभदायक महत्व में शैवाल और खाद्य जाल। देखिए, जो शैवाल होते हैं उनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। आप लिखेंगे शैवाल में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उसके बाद आप ये इक्वेशन लिख देंगे। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। 6 होगा, यहाँ 12 होगा, इसमें प्लस जुड़ेगा 6H2O। आप लिख लीजिए इस इक्वेशन को पहले। ये 12 है। इससे जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, इसलिए यह स्वयंपोषी कहलाया, क्योंकि ये अपना भोजन का निर्माण खुद कर रहा है। यह स्वयंपोषी कहलाएगा क्योंकि यह अपने भोजन का निर्माण खुद कर रहा है। इसलिए यह हमारे जो पर्यावरण है इसमें यह प्राथमिक उपभोक्ता की तरह कार्य करता है। प्राथमिक उत्पादक की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये भोजन बना रहा है स्वयं। ठीक है, तो इस प्राथमिक उत्पादक को ये एल्गीज हैं, उनको आगे और कोई खाता है, और कोई जीव खाता है, उसे और कोई जीव खाता है। उसके बाद ये श्रृंखला चलती रहती है और एक खाद्य जाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे ये पूरा खाद्य जाल दिया गया है। तो देखिए, मैं इसको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए ये शैवाल। अब शैवाल को अपने भोजन के रूप में उपयोग किया है प्रोटोजोवन जंतुओं ने शैवाल को अपना भोजन के रूप में उपयोग किया, मतलब ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाए। प्राथमिक उपभोक्ता ये कहलाए। उसके बाद शैवालों को प्रोटोजोवंस ने खाया। अब इन जो प्रोटोजोवन जीव हैं उनको फिशेस ने खाया। मछलियों ने इन प्रोटोजोवंस को अपने भोजन के रूप में उपयोग किया। अब इन मछलियों को मनुष्य ने अपने भोजन के रूप में उपयोग किया, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मनुष्य मछली को अपने आहार के रूप में उपयोग करता है, वह बड़ा लाभप्रद भी होता है। ये ह्यूमन ने खाया। अब ह्यूमन का जो वेस्ट मटेरियल है, ये उनका जब सी वेस्ट ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद उसके सी वेस्ट ट्रीटमेंट के सेकंड स्टेप में, ये आप पूरा थ्योरी में लिखेंगे, सी वेज ट्रीटमेंट के सेकंड स्टेप में हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया। उसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ और ये बना, फिर शैवाल बना। उसके बाद शैवाल को फिर प्रोटोजोवन ने खाया, उसे फिर मछलियों ने खाया, फिर ह्यूमन, फिर वही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और ये एक खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है। तो खाद्य जाल के रूप में उपयोग भी आप आसानी से बता सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद इसका उपयोग है
शैवालों का उपयोग जंतुओं के चारे के रूप में, जैसे जो दूध देने वाले पशु हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, या फिर अंडे देने वाले हो गए, मुर्गी, और अनेक जंतुओं के चारे के रूप में हम शैवालों का उपयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ जो विशिष्ट शैवाल है जिनका चारे के रूप में उपयोग किया जाता है वो है सारगामस, लेमिनेरिया और फ्यूकस। ये जो दूध देने वाले जो जंतु होते हैं, मिल्क देने वाले, जैसे काऊ हो गया और गॉट हो गया, इनको आहार के रूप में लेमिनेरिया और फ्यूकस नामक शैवालों को दिया जाता है, जिससे इनके दूध देने की क्षमता है उनमें वृद्धि होती है। दूसरा जो समुद्री खरपतवार है, समुद्री खरपतवार जैसे एक इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस। ये एक समुद्री खरपतवार है। इसका उपयोग मुख्यतः अंडे देने वाले जंतु जैसे कि मुर्गी, एग्जाम्पल के लिए मुर्गी, इसके भोजन के रूप में दिया जाता है, जिससे इनके अंडे उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है और यह ह्यूमन के लिए भी लाभदायक होता है। तो आप शैवालों का चारे के रूप में उपयोग भी समझ गए। उसके बाद है शैवाल औषधि के रूप में, शैवालों का औषधीय महत्व। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे शैवाल हैं वो विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट महत्व रखते हैं। तो कुछ शैवालों का हम औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें मुख्य आपको मैं बताने वाला हूँ, पहला है क्लोरेला शैवाल। इस क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रोटीन निर्मित होता है। क्लोरेला शैवाल है, उससे क्लोरेलिन नामक प्रोटीन निर्मित होता है और इस प्रोटीन का उपयोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। मतलब जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, इनसे होने वाले रोगों के उपचार के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरेला शैवाल का। तो ये आप पहला क्लोरेला के बारे में समझ गए। दूसरा पीछे हम लोग पढ़े हैं पोरफायरा टेनेरा। इस पोरफायरा टेनेरा से क्या प्राप्त होता है आप लोग कमेंट में बताइए। इससे आयोडीन प्राप्त होता है, जो कि हमारे थायराइड ग्रंथि है उससे थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्राव को प्रेरित करता है, जो कि शरीर में आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल में रखता है और जिससे हम घेंघा रोग से बच सकते हैं। घेंघा रोग के उपचार के लिए भी पोरफायरा टेनेरा का उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कारा नाइटेला है। इन शैवालों का मच्छर प्रतिरोधक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें मच्छरों के प्रतिरोध करने के गुण पाए जाते हैं। जैसे जो भरे हुए पानी होते हैं, रुके हुए पानी होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मच्छर उत्पन्न होते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए हानिकारक हैं। तो इनके रोकथाम के लिए कारा नामक जो शैवाल है, कारा, इसका उपयोग किया जाता है। तो आप शैवालों का औषधीय महत्व समझ गए होंगे। अब अगला है शैवालों का उर्वरक के रूप में उपयोग। अब शैवालों का उर्वरक के रूप में उपयोग, तो आप यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे कि शैवालों का हम लोग उर्वरक के रूप में उपयोग क्यों कर रहे हैं। उर्वरक के रूप में उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण है कि शैवाल में प्रोटीन, इसको आप नोट करते जाएंगे, प्रोटीन, विटामिन, सोडियम, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक पदार्थ, ये सब पाए जाते हैं, जो कि जो पौधे हैं उनके साथ पौधों को ये सब पदार्थ, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन, ये सब पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे पौधे अपना ग्रोथ आसानी से कर सकते हैं।
विकास में ये बहुत सहायता करते हैं, इसीलिए इनका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। अब उर्वरक के रूप में ज़्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग ज़्यादातर उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट, ये पॉइंट ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में, ब्लू ग्रीन एल्गी को उर्वरक के रूप में अधिकतर उपयोग में किया जाता है। ये 5वां पॉइंट हो गया। अब 6वां पॉइंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में शैवालों का योगदान। देखिए, इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है। तो आपको तो पहले आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कि जो वायुमंडल में स्थित जो नाइट्रोजन है उसको बहुत सारे शैवाल क्रिया करके उसे नाइट्रोजनी यौगिक जैसे अमोनिया और हो सकता है यूरिया, या आप लिख भी सकते हैं इन समीकरण को, अमोनिया, यूरिया और अन्य नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर, ये रुके बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर अच्छे चित्र बना लेंगे पेड़ का, पौधे का, सॉरी। ये नीचे में जो ये पौधे के जड़ हैं, ये जो पौधे के जड़ हैं इनके साथ ये शैवाल संलग्न रहते हैं। इनके जड़ों में ही यहाँ कुछ स्थान पे एल्गी पाया जाता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो ये शैवाल जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं वो नाइट्रोजन को पौधों को दे देते हैं, और पौधे में नाइट्रोजन की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है और वो पौधों का अच्छे तरीके से विकास हो सकता है। तो जो मुख्य जो शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ। पहला है नॉस्टॉक, दूसरा है एनाबीना जो कि एजोला के साथ सहजीवी रूप में होता है, तीसरा है आपका स्पाइरुलिना, तो ये इन 3 शैवालों का नाम आप मुख्य रूप से याद रखेंगे। ये 3 हैं जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम करते हैं। तो ये टॉपिक भी आप समझ गए होंगे, ये पॉइंट। अब इसके बाद अगला है जल के शुद्धिकरण में शैवालों का उपयोग। तो आपको तो ये पता होगा कि जो ये शैवाल होते हैं उनमें अधिकतर शैवाल होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले होते हैं। मतलब ये शैवाल फ्रेश वाटर में, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। तो उन स्वच्छ जल में रहते हुए, जैसे ये स्वच्छ जल है, मान के चलिए स्वच्छ जल है, इनमें यहाँ पे कोई एल्गी पाया जाता है ये स्वच्छ जल में। अगर किसी कारणवश कहीं और किसी और सोर्स से इसमें कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस कुछ भी आ जाता है, तो ये जो शैवाल होते हैं, स्वच्छ जलीय शैवाल होते हैं मुख्यतः, वो इन बैक्टीरियाओं को अपने श्लेष्म के अंदर खींच लेते हैं। जो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है बाहर, उसमें एक श्लेष्मिक पदार्थ पाया जाता है, उसमें ये बैक्टीरिया खींचकर उनको उलझा देते हैं, जिससे वे बैक्टीरिया होते हैं वो पानी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, और एक और इसमें लिख सकते हैं कि जो ये शैवाल होते हैं वो सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं और उन्हें अपने भोजन के रूप में उपयोग करके जल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो ये 7वां पॉइंट भी हो गया। अब 8वां, अनुसंधान कार्यों में शैवालों का महत्व। देखिए, बहुत सारे अनुसंधान कार्य होते हैं जिनमें शैवालों का उपयोग किया जाता है। मुख्यतः एक जो शैवाल है मेन, आप लिखेंगे, ये नाम याद रखेंगे, क्लोरेला। बार बार आपने नाम सुने हैं। क्लोरेला शैवाल का मुख्य रूप से अनुसंधान में उपयोग किया जाता है। अब आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि इसका उपयोग अनुसंधान के लिए क्यों किया जाता है।
या फिर अनुसंधान कार्य के लिए क्लोरेला को ही क्यों चुना गया? तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला आप लिखेंगे कि ये जो क्लोरेला नामक शैवाल है वो इजीली मिल जाता है हमको। इसकी बहुत सारी प्रजातियां हमारे पूरे विश्व में पाई जाती है, तो ये इजीली मिल जाता है। दूसरा है कि इसमें रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, मतलब प्रजनन तीव्र गति से होता है, ये इसका दूसरा रीज़न है। तीसरा, ये स्वयंपोषी है, मतलब ये CO2 और जल के उपयोग से क्या बनाता है आपको बताया हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। इसके साथ ही आप देखिएगा ग्लूकोज बनने के बाद ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये ऑक्सीजन का उपयोग हम अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन श्वसन के लिए उपयोग होता है और बहुत सारे ऑक्सीडेशन वर्क के लिए भी हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसलिए क्लोरेला का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। यह इसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इनकी अधिकतम मात्रा पाई जाती है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं यह प्राथमिक उत्पादक के रूप में उपयोग किया जाता है। प्राथमिक उत्पादक आपको मैंने पीछे बताया है, तो इसलिए इसका अनुसंधान के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये 8वां पॉइंट भी हो गया अनुसंधान कार्य में। अब 9वां पॉइंट है उद्योगों में। तो देखिए शैवालों का उपयोग बहुत सारे उद्योगों में किया जाता है, तो इसको मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहला है आयोडीन उद्योग में। तो इस आयोडीन उद्योग में इसका यूज़ कैसे किया जाता है ये तो आप भी बता सकते हैं। मैंने बताया था कि पोरफायरा टेनेरा है, पोरफायरा टेनेरा में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। तो इस पोरफायरा टेनेरा को उद्योगों में ले जाकर इसके जो ये सेल, ये अंदर में ये शैवाल है, तो इसके चारों ओर जो सेल वाल पाया जाता है, इसमें जो श्लेष्मिक पदार्थ होता है उसमें मुख्य रूप से आयोडीन होता है। तो इनका विभिन्न सारे प्रक्रमों में इनको गुजार कर, आयोडीन को विभिन्न सारे प्रक्रमों से गुजार कर इससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। सॉरी, टेनेरा है, इनको बहुत सारे, मतलब इनका बायो फर्टिलाइजेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इनका सीवेज ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद इनके जो सेल वाल है उनसे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। इसी तरह आयोडीन के अलावा अगर अगर उद्योग ये आप देख सकते हैं, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये मान के चलिए एक शैवाल है, तो इसकी जो चारों ओर उपस्थित कोशिका भित्ति है उसके श्लेष्मिक पदार्थ है, जो ये फ्लो हो रहा है, जो श्लेष्मिक पदार्थ है, जो इसमें श्लेष्मिक मतलब चिपचिपा, जो चिपचिपा पदार्थ है उसी में अगर मौजूद होता है। तो इस अगर का यूज़ सबसे पहले खाद्य पदार्थों के निर्माण के लिए संवर्धन माध्यम को विकसित करने के लिए किया जाता है। संवर्धन माध्यम बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, दूसरा इसका यूज़ कपड़े उद्योग में भी किया जाता है। कपड़े उद्योग में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे जूता पालिश करने वाले उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर का जूता पालिश करने वाले उद्योग में, ऐसे इसके बहुत सारे यूज़ हैं, आप इनको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है एल्जीनिक अम्ल के उत्पादन में। देखिए, तो ये मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि ये जो एल्जीनिक अम्ल के उत्पादन है इसको आप लिख तो सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा टफ पड़ जाएगा, क्योंकि आपने पीछे में बहुत सारे सवालों का नाम याद किया है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये एक एल्जीनिक अम्ल वाला को स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर याद भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देख लीजिए आप, इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एल्जीनिक अम्ल है ना, वो एल्जीन नामक समुद्री शैवाल है ना, उसके जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है उसके मध्य में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका भी उपयोग भोज्य पदार्थ के रूप में
या फिर सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, और भी बहुत सारे उद्योग जैसे रबड़ उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग, इन सब उद्योगों में उपयोग किया जाता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कैरागिनिन। कैरागिनिन भी एकदम अगर अगर के टाइप भी इसका वर्किंग प्रोसेस है। ये जो शैवाल के चारों ओर भित्ति पाई जाती है उसमें श्लेष्मिक पदार्थ होता है, इसी से हमें क्या प्राप्त होता है, कैरागिनिन। ये एक प्रकार का क्या है, पॉलीसैकेराइड है। ये आप इसको याद रखेंगे कि ये जो कैरागिनिन है ये पहली पॉलीसैकेराइड है। तो इसका भी उपयोग आप कपड़े उद्योग, रेशम उद्योग और रबड़ उद्योग और क्या बोलते हैं जूता पॉलिश उद्योग, खाद्य पदार्थों को निर्माण के लिए, उसके संवर्धन माध्यम बनाने के लिए, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कैरागिनिन। इसके बाद अगला है डाइटोमाइट। ये डाइटोमाइट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस उद्योग के अंदर। तो देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो डाइटोमाइट है वो डाइटम नामक जो शैवाल है उसके जो जीवाश्म होते हैं, उस जीवाश्म, जैसे ये मान के चलिए ये डाइटम नामक शैवाल है, इसका जो इसके मृत्यु पश्चात ये जो मिट्टी के अंदर दब गया, उसके बाद इसका जीवाश्म बना, उसके सिलिका है ना, इसके सिलिका है वो विशाल भूखंड है ना, ये मान के चलिए भूखंड है, उसमें बहुत सारे इसके सिलिका पाए जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग डाइटोमाइट कहते हैं। इसका उपयोग डायनामाइट बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग शक्कर के उद्योग में छनित्र के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और फिर कार के पॉलिश करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और बॉयलरों के इंसुलेशन में और खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको भी आप लिख लेंगे। अगला है कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में भी शैवालों का उपयोग किया जाता है। जैसे एक शैवाल है फ्यूकस, इसमें थोड़ा अच्छा से लिखा नहीं रहा है, फ्यूकस नामक शैवाल होता है, आपको मैं बता रहा हूँ। ये फ्यूकस नामक शैवाल है, इससे फॉर्मिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक पदार्थ है, इसका निर्माण किया जाता है। और इसी तरह अनेक शैवालों से एसिटिक अम्ल, एसीटोन और अनेक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है पेट्रोलियम उद्योग में। तो देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बहुत सारे शैवाल हैं उनके जो कोशिका भित्ति में है ना, उनमें वसा का संग्रह तेल के बूंदों के रूप में होता है। अन्य जीवों की तुलना में इन शैवालों में इन वसा के बूंदों का संग्रहण अधिक होता है। इसी कारण जब ये बाद में परिवर्तित हो जाते हैं तो ये पेट्रोलियम उद्योग का निर्माण करते हैं। तो इसका उपयोग भी एक प्रकार से उद्योग के रूप में किया जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है लेंस पेपर के निर्माण में। लेंस पेपर के निर्माण में भी शैवालों का उपयोग किया जाता है। अब लेंस पेपर का यूज़ तो आप बता सकते हैं कि लेंसों के निर्माण में और उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन सभी के निर्माण में, जिससे हमें दृष्टि से मतलब हमारी जो दृष्टि है उसको क्लियर करता है ये। तो इसका भी इम्पोर्टेंस है, ये भी बता सकते हैं आप। तो ये आपको मैंने 9 पॉइंट बताया लाभदायक महत्व में। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप जो 9 टॉपिक इसमें दिया है उन्हीं 9 टॉपिकों को लिखें या फिर केवल 9 टॉपिकों को लिखें। आप इसमें 10 टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है या जो सच में हो सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे रिसर्च के बाद मैंने आपको ये टॉपिक बताया। आप लिख सकते हैं। प्रायोगिक वनस्पति के रूप में आप ये लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप पहले नोट कर लीजिए, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं आप
प्रयोगशाला में इनका महत्व भी लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में उपयोग भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में बताने वाला हूँ कि जो आपको पूरा इतने पढ़ने के बाद तो इस टॉपिक को आप खुद ही लिख सकते हैं। फिर बता रहा हूँ कि जो ये शैवाल होते हैं एल्गीज, इनमें बहुत सारे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिनके कारण इन शैवालों का प्रयोगशाला में यूज़ और अन्य शैवालों की पहचान के लिए या उनके गुणों के अध्ययन के लिए या फिर नए नए चीज़ों के निर्माण के लिए, नए चीज़ बनाने के लिए, नए चीज़ों के निर्माण के लिए, नए चीज़ मतलब ये नहीं कि शक्कर नमक ये लिख दें, नए चीज़ मतलब नए नए विटामिन या फिर जो पहले से उपस्थित हैं। नए नए विटामिन मतलब जितने उपस्थित है विटामिन, उन्हीं विटामिनों को आप और अधिक बनाएं, मतलब उनका क्लोन निर्मित करें। विटामिन या फिर हो सकता है हार्मोन या फिर किसी भी रोग कारगर या फिर उपयुक्त औषधि के निर्माण में आप, ये उस औषधि के निर्माण से अलग होगा ना। उपयुक्त औषधि के निर्माण किसमें होगा? ये प्रयोगशाला में होगा। तो इस टॉपिक को भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से लाभदायक शैवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हानिकारक शैवाल। ये थोड़ा लंबा टॉपिक था, जो शैवालों का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो लंबा टॉपिक है। तो लाभदायक हो चुका है, अब हानिकारक शैवाल देखते हैं। तो इसको आप बता सकते हैं कि शैवाल लाभदायक होने के साथ साथ बहुत सारे शैवाल होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, इनका हानिकारक में सबसे पहला होता है विषैले शैवाल। तो बहुत सारे शैवाल हैं जो कि हानिकारक रूप में इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं। अगर कोई जंतु या फिर कोई इंसान उन हानिकारक शैवालों खा दे तो उनके बॉडी के लिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत ही दुखदायक होगा, बहुत ही ख़राब होगा। तो जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी से बहुत सारे, जैसे कि स्पाइरुलिना, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब जो देखिए मैं बता देता हूँ, ये समुद्र है, इनमें ये एल्गी है, ये लिख देता हूँ, एल्गी ये पाए जाते हैं। जब इनका अपघटन होता है, इनका अपघटन होने के पश्चात इनसे बहुत ही बेकार दुर्गंध निकलती है, स्मेल बहुत ही बेकार निकलता है। और इसके साथ ही साथ इनके जो सेल वाल है उसके श्लेष्मिक पदार्थ में बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो श्लेष्मिक पदार्थ से इन वाटर में आ जाते हैं। जो बैक्टीरिया हैं वो वाटर में आ जाते हैं, जिसके कारण ये वाटर विषैला हो गया। अब अगर ये वाटर में जीवाणु, एक तो पहले वाटर में जो फिशेस हैं उनके लिए बहुत हानिकारक है, और अन्य जो जीवित जंतु हैं उस समुद्र में या तालाब में उनके लिए हानिकारक है। और अगर ये समुद्र का पानी किसी भी थ्रू आपके घर में चला गया, घर के नल में चला गया, तो वो आपके लिए भी हानिकारक हो जाएगा। तो इस तरह विषैले शैवाल हानिकारक महत्व रखेंगे। दूसरा है परजीवी शैवाल। अब परजीवी शैवाल, बहुत सारे ऐसे शैवाल हैं जो कि किसी भी अन्य पौधे या फिर जंतुओं पर परजीवी रूप से उपस्थित होते हैं। तो ये परजीवी शैवाल हमारे लिए कैसे हानिकारक हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मान के चलिए ये कोई वृक्ष है, ये वृक्ष हमारे लिए बहुत लाभदायक है, ये वृक्ष हमारे लिए लाभदायक है। और इसके साथ यहाँ पे कोई शैवाल एल्गी है वो परजीवी रूप में उपस्थित है। तो इसका जो हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक जो श्लेष्म है या इसमें उपस्थित जो जीवाणु है वो इन पौधे में भी चले जाएंगे। तो अगर इन पौधों का उपयोग अब हम करें अपने भोज्य पदार्थ के रूप में या अन्य कार्यों में, तो इन पौधे से वो जो बैक्टीरिया है वह ह्यूमन बीइंग में चला जाएगा,
फिर इनके लिए रोगजनक होगा। तो इस तरह परजीवी शैवाल भी रोगजनक है। तीसरा वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम मतलब जैसे जो समुद्र है उसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। उनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे उनके जो जीवाणु हैं वो जल की सतह पर एक वाटर ब्लूम का निर्माण करते हैं, जो कि विषैला पदार्थ स्रावित करता है, जो कि मछलियों के लिए हमारे लिए विषैला, ये लिख सकते हैं। चौथा होगा फाउलिंग। चौथा है फाउलिंग। अब फाउलिंग क्या है? इसे जल मालिन्य भी बोलते हैं। जल मालिन्य, इंग्लिश नाम थोड़ा सरल है, जल मालिन्य ये थोड़ा कठिन है। तो देखिए क्या होता है, जो समुद्री खरपतवार है ना, वो समुद्र के जो जहाज है या फिर नौका है उन सब में ये विकसित होते हैं। ये समुद्र के जो जहाज है उनमें नौका में विकसित होते हैं और उनका समुद्र के जो जहाज है उनका ये क्षय करते हैं। क्षय करते हैं मतलब उनको हानि पहुंचाते हैं, जिससे हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जल मालिन्य हो गया। उसके बाद आपको जल की आपूर्ति में भी समस्या होगी। जल आपूर्ति में भी समस्या होगी सॉरी, जल आपूर्ति मतलब यदि ये जो तालाब से आपके घर में, मान के चलिए आपके घर में वाटर पहुंचता है, अब अगर इसी तालाब में बहुत सारे एल्गी हो जाएं, बहुत सारे एल्गी उत्पन्न हो जाएं, तो इस तालाब के वाटर का यूज़ ये एल्गी करने लगेंगे, तो वाटर आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। जल आपूर्ति में भी प्रॉब्लम देख सकते हैं। अब इसके अलावा है एक ऐतिहासिक इमारतों की क्षति। जो बड़े बड़े इमारतें होते हैं जैसे ताजमहल या फिर और बहुत सारे जो बड़े बड़े इमारत हैं, उनके किनारों पर भी ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइटोनिमा है, क्रोकोकस है, ये इन इमारतों की दीवारों में विकसित होते हैं। फिर उनकी भी क्षति होगी, उनका भी अपघटन होगा, क्षति होगी, जिससे हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, उसकी सुंदरता कम होगी। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गीज ये ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इससे कुछ समझने को मिला है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई डाउट है तो उसे भी आप कमेंट में लिखें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, सही रिप्लाई दूँगा उसका। और आपको बता दूं कि इसी तरह मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर रोज़ वीडियो डालते रहता हूँ। रोज़ एक या दो या फिर 2 दिन में एक, मतलब टॉपिक को जब मैं अच्छे से समझ लेता हूँ उसके बाद मैं वीडियो को डालते जाता हूँ अच्छे से। तो अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका यूज़ कर सकें।